एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन हब। मैं अंशुमान आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में विश्व में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी मृदा पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और सबसे बड़ी बात कि हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले ये देख लें कि हमें इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरीके से पढ़ने पे हमें चीज़ें ज़्यादातर समझ में आती हैं और वो अस्थायी रूप से हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सॉयल यानी कि मृदा क्या होता है, ये क्या होती है या इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल यानी कि इस टॉपिक में हम मृदा के संस्तर पढ़ेंगे, किन किन स्तरों से मिलकर के किन किन स्तर में इनका विभाजन हुआ है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, इन सारे विषयों पर हम देखेंगे। तीसरे में जो हमारा आता है वो है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस के विषय में देखेंगे। चौथा जो हमारा है वो है इसका क्लासिफिकेशन और यहीं से हम इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन मृदा का कई तरीकों से किया गया है, परिस्थितियों के आधार पर और भी कई तरीके हैं जिनके आधार पर मृदा का विभाजन किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की, यानी कि मृदा क्या होती है। तो देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम मिट्टी यानी कि सॉइल कहते हैं। जो अर्थ में सबसे अपर पार्ट होता है यानी कि अर्थ क्रस्ट, उसे ही हम मिट्टी का नाम देते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने या सड़ने गलने के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम मिट्टी यानी कि सॉइल कहते हैं और जिनका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने या सड़ने के फलस्वरूप होता है। मिट्टी में रंग व गुणों के आधार पर, मिट्टी में रंग व गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न सतहें दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम मृदा परिच्छेदिका या मृदा संस्तर या फिर सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। किन आधार पर दिखाई पड़ती हैं? रंग व गुणों के आधार पर मिट्टी में कई तरह के स्तर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा संस्तर यानी कि सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आगे देखते हैं। तो मृदा पर या फिर पृथ्वी पर मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, तीसरे लाइन में यह बताया गया है। पृथ्वी पर मृदा का निर्माण विकास व उनके संघटकों का अध्ययन मृदा विज्ञान यानी कि पीडोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। पृथ्वी पर जो मृदा का निर्माण है उसके विकास की जो हिस्ट्री है, उनके संघटकों के बारे में, इन सभी चीजों का अध्ययन जो हम करते हैं वो मृदा विज्ञान के अंतर्गत, पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमस की, तो ह्यूमस जो कि हमारा तीसरा टॉपिक था, ह्यूमस तत्व जो होते हैं वे हरे कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ये हरे कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। मुख्यतया ह्यूमस तत्वों की उपस्थिति के कारण ही मृदा सरंध्र यानी कि पोरस होती है। सरंध्र यानी कि पोरस होती है और जिससे कि वहां की मृदा क्या होती है? फर्टिलाइज हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। आगे देखते हैं। तो मिट्टी के सरंध्र होने के कारण, मिट्टी के सरंध्र यानी कि पोरस होने के कारण ही उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु, सूक्ष्म जीवों जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी आदि की उपलब्धता होती है। क्योंकि ये सब कृषि में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिट्टी में पोरस होने के कारण ही इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु व सूक्ष्म जीव जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी आदि की उपलब्धता होती है। अगला टॉपिक हमारा मिट्टी का वर्गीकरण यानी कि सॉइल टैक्सोनॉमी या फिर सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो यदि हम बात करते हैं मिट्टी के वर्गीकरण की, तो मिट्टी का वर्गीकरण या फिर मिट्टी के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार को हम बोलते हैं पेडल्फर मृदा यानी कि पेडल्फर सॉइल, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है
पेडोकल मृदा यानी कि पेडोकल सॉइल। पेडल्फर मृदा का विभाजन जो होता है वो कई सारे उपशाखाओं में किया गया है, उपवर्गों में किया गया है, जबकि पेडोकल मृदा जो होती है इसका विभाजन नहीं किया गया है। पेडल्फर मृदा 63.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जबकि पेडोकल मृदा जो होती है वो 63.5 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब पेडल्फर मृदा के बारे में और पेडोकल मृदा के बारे में, इनके उपवर्गों के बारे में हम आगे विस्तार से देखते हैं। चलिए देखते हैं पेडल्फर मृदा क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेडल्फर मृदा जो होती है वो 63.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि पेडोकल इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी वजह से पेडल्फर मृदा जो कि अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इसे अधिक उपवर्गों में विभाजित किया गया होगा। तो पेडल्फर मृदा का जिन उपवर्गों में विभाजन किया गया है उनके नाम आपको दिख रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है टुंड्रा सॉइल का, यानी कि टुंड्रा मिट्टी का। सेकंड नाम है पेडोसल, इसे बोलते हैं हम पेडोसल सॉइल यानी कि पेडोसल मृदा। तीसरे में आता है लाल पीली मिट्टी, जिसे हम रेड येलो सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है लेटेराइट मृदा, जिसे हम सर्जोनम मृदा आता है, सर्जोनम प्रेयरी मृदा। सर्जोनम का दूसरा नाम जिसे हम काली मृदा के नाम से जानते हैं, सर्जोनम मृदा। प्रेयरी मृदा आता है। इनमें तीन मुख्य हैं, लेटेराइट, सर्जोनम और प्रेयरी। ये तीन मुख्य मृदा हैं जो कि पेडल्फर मृदा के ही उपवर्ग हैं। आगे देखते हैं चेस्टनट मृदा, चेस्टनट सॉइल, उष्ण कटिबंधीय मृदा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मृदा होती है उसे हम उष्ण कटिबंधीय मृदा कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या होते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो इक्वेटर, यदि हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में तीन रेखाएं हैं। सबसे ऊपर कर्क रेखा है, बीच में इक्वेटर लाइन है और थर्ड नंबर पे मकर रेखा है। तो इक्वेटर लाइन के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो कर्क से मकर तक के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन मुख्यतया इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लाइन के आसपास के क्षेत्र ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो वहां पर पाए जाने वाली मृदा भी पेडल्फर मृदा का ही एक उपवर्ग है। आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा यानी कि डिजर्ट सॉइल, जो कि अनफर्टिलाइज होती है मेनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। इनके विषय में विस्तार से पढ़ने से पहले हम सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा संस्तर को पढ़ लेते हैं कि मृदा के कितने स्तर होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, रंग व गुणों के आधार पर कई तरीकों में, कई भागों में विभाजित किया गया है इन्हें। तो आगे देखते हैं मृदा संस्तर क्या होता है। मृदा संस्तर में कुल 4 लेयर होते हैं, A, B, C और D। इन 4 लेयर की अगर हम बात करते हैं तो A लेयर के अगर देखें, A संस्तर जो होता है वो मृदा का सबसे ऊपरी स्तर है जिसमें जैव पदार्थ या फिर ह्यूमस होता है। बायोटिक मटेरियल और ह्यूमस किस लेयर में होता है? वो मृदा के ए संस्तर में पाया जाता है। आगे देखते हैं ए संस्तर में की ही बात की गई है। इसके ऊपरी भाग में ह्यूमस व निचले भाग में जैव तत्वों की अधिकता होती है। अगर हम ए संस्तर की बात करते हैं तो ए संस्तर के ऊपरी भाग में ह्यूमस होता है, जबकि निचले भाग में बायोटिक मटेरियल्स होते हैं, इनकी अधिकता पाई जाती है। उसके आगे की अगर बात देखते हैं हम, इस स्तर के तीसरे भाग में जल द्वारा ऊपरी भागों में ह्यूमस व जैव पदार्थ ले जाया जाता है। इस स्तर के तीसरे भाग में जल द्वारा ऊपरी भागों में, तीसरे भाग से ही ऊपरी भागों में जल द्वारा ह्यूमस व जैव पदार्थों को ले जाया जाता है। इसी वजह से इसे हम अपवहन क्षेत्र कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस क्षेत्र को अपवहन क्षेत्र क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि तीसरे भाग से ही जल द्वारा ऊपरी भागों में ह्यूमस व बायोटिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, अपवहन किया जाता है। इसी वजह से इसे हम अपवहन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बी संस्तर क्या होता है। ए संस्तर में ही एक टॉपिक और रह गया है, देखते हैं। ए संस्तर के नीचे
बी संस्तर होता है, जैसा कि हमें पता है, इसे मध्य संस्तर भी कहते हैं, इसे मिडिल लेयर भी कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को संक्रमण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं? संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ठीक। और उसके निचले स्तर में बायोटिक मटेरियल्स की मात्रा अधिक होती है। और ये दोनों काम तीसरे स्तर से जल द्वारा किया जाता है, अर्थात वहां पर पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी की वजह से हम ए संस्तर को या फिर ए संस्तर के तीसरे लेयर को हम क्या बोलते हैं? ई संस्तर के तीसरे लेयर को हम बोलते हैं अपवहन क्षेत्र, ठीक। अपवहन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, इसके निचले भाग में कोलॉइड बहुत अधिक होता है, जिसे हम विनिक्षेपण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए संस्तर के सबसे निचले भाग में कोलॉइड बहुत अधिक होता है, इसी वजह से हम इसे विनिक्षेपण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं यदि हम सी संस्तर में, तो सी संस्तर में अपक्षयित मूल चट्टान होता है। सी संस्तर में अपक्षयित मूल चट्टान होता है, जबकि डी संस्तर में ऐसे मूल चट्टान होते हैं जिनका अपक्षय ना हुआ हो। बी संस्तर में हमने देखा, जिसे हम मध्य संस्तर बोलते हैं। अब बात यदि हम सी संस्तर की करते हैं, तो सी संस्तर यानी कि सी लेयर में अपक्षयित मूल चट्टान होते हैं, रिड्यूस्ड मूल चट्टान होते हैं, जबकि डी संस्तर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डी संस्तर में ऐसे मूल चट्टान होते हैं जिनका अपक्षय ना हुआ हो, यानी कि वे मूल चट्टान जिनका रिड्यूसिंग ना हुआ हो, जिनका अपक्षय ना हुआ हो, ऐसे मूल चट्टान किस लेयर में पाए जाते हैं? तो डी संस्तर में पाए जाते हैं। इसी की वजह से हम इसे आधारी चट्टान भी कहते हैं। क्या नाम दिया हमने? आधारी चट्टान भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं पेडल्फर मृदा, जिसका विभाजन कई सारे उपवर्गों में हुआ था, तो उसके विषय में देखते हैं। उसमें जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, यानी कि पहला उपवर्ग टुंड्रा मृदा। टुंड्रा मृदा क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो टुंड्रा मृदा यानी कि टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक शीत के कारण, टुंड्रा प्रदेश एक शीतकालिक क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक शीत होता है, धुंध होता है। वहां पर अत्यधिक शीत के कारण पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जिसके कारण यहाँ की मृदा वनस्पति के अंश की कमी होती है। यहाँ की मृदा में वनस्पति के अंश की कमी होती है। टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक शीत के कारण पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जिसके कारण यहाँ की मृदा में वनस्पति के अंश की कमी होती है। आगे देखते हैं, इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसमें चट्टानी चूर्ण की अधिकता होती है। कौन से चूर्ण की अधिकता होती है? चट्टानी चूर्ण की अधिकता होती है। ये था टुंड्रा मृदा। टुंड्रा मृदा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, जहां पर अत्यधिक शीत पड़ती है, और शीत पड़ने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जिसके कारण यहाँ की मृदा में वनस्पति के अंश की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं टुंड्रा मृदा के बारे में। इसमें चट्टानी चूर्ण की अधिकता होती है, ठीक। आगे देखते हैं हम जो उपवर्ग है किसका? पेडल्फर मृदा का। पेडल्फर मृदा का जो दूसरा उपवर्ग है वो है पेडोसोल। तो पेडोसोल में क्या होता है? यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता में पाई जाती है। पेडोसोल मृदा की यदि हम बात करते हैं, तो पेडोसोल मृदा एक ऐसी मृदा है जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 0 डिग्री लाइन के आसपास का क्षेत्र, या आप कह सकते हैं कर्क से मकर के मध्य का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स का क्षेत्र होता है। और इन्हीं क्षेत्रों में उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर व अधिक आर्द्रता, सबसे अधिक आर्द्रता यानी कि अधिक ह्यूमिडिटी में पाई जाती है। कौन सी मृदा? पेडोसोल। इन प्रदेशों में लंबी शीत ऋतु, छोटी ग्रीष्म ऋतु, इन प्रदेशों की विशेषता बताई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि शीत ऋतु जो होती है वो अत्यधिक लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? वो छोटी होती है। वह पूरे वर्ष
सामान्य वर्षा होती रहती है। ऐसे प्रदेशों में पूरे वर्ष सामान्य वर्षा होती रहती है। इसमें लोहे के अंश अधिक होते हैं। अब जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है और पूरे वर्ष सामान्य वर्षा होती है, तो आपको बता दें कि यदि हम बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की, यदि हम अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो जो इक्वेटर लाइन है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है। अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरी हुई हैं इसी कंटिनेंट से, और ये एकमात्र कंटिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के पास ही जो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कई सारे वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि 360 दिन होती है, 360 दिन, जिसकी वजह से यहाँ पर जंगली पौधे पाए जाते हैं, वो भी लंबे व घने होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें भी तीव्र पड़ती हैं और यहाँ पर कई सारे दलदल, विक्टोरिया झील वगैरह पाया जाता है। यहाँ पर एक पाई जाती है बेल्ट जिसे हम बोलते हैं डोल्ड्रम की बेल्ट। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य वर्षा होती रहती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इक्वेटर लाइन के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर सामान्य वर्षा होती रहती है। यदि हम बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की, इसमें लोहे के अंश अधिक होते हैं। इस मृदा में पोडसोल में किस तत्व की अधिकता होती है? तो लोहे की, यानी कि आयरन की, जिस कारण इसका रंग क्या होता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक, तो हमने पोडसोल मृदा तक पढ़ा। आगे देखते हैं, इसके आगे के उपवर्गों के विषय में हम बात करेंगे, जिसमें हम लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मृदा, सर्जोनम मृदा, प्रेयरी मृदा, चेस्टनट मृदा, उष्ण कटिबंधीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। और इसमें कई सारे, जैसे कि परिस्थितियों के आधार पर मृदा का विभाजन किया गया है, जिसमें कई सारे एंटीसॉल, एरिसॉल, एरिडीसॉल, मालिसॉल, कई सारे उपवर्गों में मृदा का विभाजन किया गया है। तो उन सब टॉपिक्स पर भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक, जो कि वर्ल्ड सॉइल के नाम से है, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।